आज़ाद कश्मीर की शानदार फतह अभी तक इंजॉय कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत, और अभी वही उसका जो है मतलब कि कहा जाए कि असरात ख़त्म नहीं हुए थे। गुज़श्ता रोज़ जो मतलब कि सियालकोट के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ PP38 का, वो भी कामयाबी और वो बड़ी कामयाबी है। वो मुस्लिम लीग नून की जो है कहा जाता था कि पक्की सीट है और बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम 8-10 हज़ार की लीड से तो लाजमी तौर पर जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर बुरी तरह जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि अता तारड़ साहब का भी एक बयान आया कि अगर हम इस हल्के में ना जीत सके तो हम मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। वो देखते हैं, खैर वो बड़ा ज़्यादा वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा खैर, इस सारे चीज़ के बाद जो PTI हुकूमत का एतमाद है इस वक्त बिल्कुल आसमान को छू रहा है, और इस कामयाबी के बाद तहरीक-ए-इंसाफ अब सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में हुकूमत पर तो कायम होगी। हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बिल्कुल ऐसे ही है। हुक्मरान जमात ने अब नजरें जो है वो सिंध पर मरकूज कर ली है। इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के पार्टी रहनुमा और गवर्नर इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया, और ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द कराची भी आएंगे। अच्छा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि 13 साल में सिंध के लोगों की अब बस हो गई है, अब वो तब्दीली चाहते हैं, और इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुमताज़ भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बात किया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सिंध ने जरदारी फैमिली को बेपनाह मौका दिया है और अब मज़ीद जो है इक़्तिदार में वो नहीं रह सकेंगे। अब ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, बात करेंगे। PTI के रहनुमा आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जज्बा तो बिल्कुल आसमान तक बुलंद है। अब किस तरीके से ये कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, कितना वक्त लग जाएगा, क्या प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की? बहुत शुक्रिया 93 न्यूज़ का कि जिसने मुझे मौका दिया। देखिए, बात ये है कि यकीनन जज्बा हमारा बहुत हाई है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी खुद ही अपना बताया है कि जी हमने जैसा कि ये सियालकोट का कल इलेक्शन PP38 का भी जीता, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हमने जीता। लेकिन जो गैप एक है वो पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास जो गैप है वो है सिंध का। और सिंध का अंदर भी मसला ये है कि अगर आप सिंध को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि सिंध इस वक्त जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक उसका रूरल एरिया है और एक उसका अर्बन एरिया है। अच्छा, अर्बन एरिया से सिंध की हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको कभी पेशराई नहीं मिली। चंद सीटें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन जिस तरह की मिलनी चाहिए उस तरह नहीं मिली, ना माजी में मिली ना भी इस मौजूदा हुकूमत के दौरान है उनके पास। तो और हुकूमत हमेशा रूरल एरिया के लोग करते हैं, तो जिससे एक महरूमी का एहसास हो रहा है सिंध के अंदर, खासतौर पर कराची और हैदराबाद के लोगों के अंदर। तो उस गैप को खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने इसलिए सरदार अरबाब रहीम को अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और हमने वेलकम किया कि वो सिंध के रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी नफ्सियात को भी समझते हैं और क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी रहे और एक नहायत ही नफीस और शरीफ इंसान है, और क्योंकि वो उस कल्चर से भी वाकिफ़ हैं, तो उस वहाँ के जो लोग हैं वो इजीली कंफर्टेबली वो पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे। और उनका जो जाहिर बात है हर जगह का एक अपना अंदाज होता है, तो वो हमारा शहरी अंदाज नहीं है जो सिंध के अंदरूनी लोगों का है, तो वो उसको उस गैप को वो जो है वो फुल करेंगे। और क्योंकि लोग वहाँ पे मुंतज़िर हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बेशुमार लोग पार्टी में आना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से खाइफ हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमें कोई कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा। तो उस कंफर्टेबल जोन को पैदा करने के लिए अब अरबाब रहीम साहब हमारी पार्टी में आए, और मुझे उम्मीद है कि जो भी जिम्मेदारी वो लेंगे, और जो उन्होंने ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के वक्त की होगी, जब उस वक्त उन्होंने शमूलियत की है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बताई होंगी। तो उन्हें एक बड़ा टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्हें अपना स्पेशल एडवाइजर टू सिंध बनाया है। तो यकीनन वो अपने इस किरदार में पूरा उतरेंगे, और वो जो अंदरूने सिंध के लोगों की भी महरूमी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके कैमरे की आंख से कोई चुपती नहीं है। 92 का कैमरा हर जगह होता है, हर छोटी छोटी बातों को वो निशानदेही कर रहा होता है, तो वो यकीनन उसने अंदरूने सिंध के हालात को भी बताया होगा, और ख़ास तौर पर लाड़काना जहाँ पर आफ्ताब जान, ये सब जिस अगर हम बात करें गुज़श्ता इंतखाबात की, तो वहाँ पर हमने देखा कि GD के नाम से एक इत्तेहाद बना था, लेकिन उसकी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं उस टाइम उसको मिल सकी थी। अब की बार क्या कोई नया इत्तेहाद भी वजूद में लाया जा सकता है? ऐसी भी बातें आ रही हैं सामने। अच्छा देखें, अगर आप पिछले इंतखाबात को देखेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि 70 का एक इलेक्शन था, यकीनन हारे, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट था उसने वोट कितने लिए? 70,000 वोट लिए। तो इसी तरह हर जगह जो है सिंध के अंदर हमारे कैंडिडेट्स ने, GDA के कैंडिडेट्स ने
बड़ी लंबी तादाद के अंदर, बड़ी ज़्यादा तादाद के अंदर वोट्स भी लिए। इसका मतलब है रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन क्योंकि हुकूमत में रहते हुए और पिछले तकरीबन 13 साल से एक पार्टी की हुकूमत हो, तो वो उसका एक असर तो ज़रूर होता है। और मैं क्योंकि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि जीतने के बाद मैं कहूँ मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ और हारने के बाद बोलूँ दिल्ली का सबसे बड़ा इलेक्शन था, तो मैं उस बात पर नहीं जाता। लेकिन सूरत हाल जो है वो माजी के जितने भी इलेक्शंस हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश ये करेंगे कि इस ट्रेंड को भी ख़त्म करें। जीतने वाला कहेगा कि मैं जीता हूँ, हारने वाला कहेगा मैं हारा हूँ, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन इसमें ये भी बताइएगा, क्या जिन लोगों से मुलाकात हो रही होगी उन सब लोगों को दावत दी जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं, या फिर अगर वो आज़ाद हैसियत में कोई अपना ग्रुप बनाकर सामने आना चाहें तो तब सिर्फ उनके साथ इत्तेहाद भी कायम किया जा सकता है? हर ऑप्शन खुली रखी जाएगी? जी यकीनन। देखिए बात यह है कि हम जिसको समझेंगे, जो जिम्मेदारी दी है सरदार साहब को, वो जिसको समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट आदमी भी है और ये थोड़ा बहुत जहन भी रखता है, तो उसको पार्टी में आने की दावत भी दी जाएगी और यकीनन दावत देनी भी चाहिए। ये सुन्नत भी है कि आप किसी को जो भी है, आप कोई अच्छा काम है कर रहे हैं तो क्या उसकी दावत। लेकिन अगर कोई आज़ाद हैसियत से भी या इलेक्शंस के अंदर या वैसे भी कोई अलायंस के तौर पे भी हमारे साथ चलना चाहेगा, तो वो उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए एक फैसला करेंगे। सर यानी कि फैसला कर लिया कि अब इलेक्टेबल्स जो हैं वो सिंध से भी हमने शामिल करने हैं, अगर हमें इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं। और ये अगले इलेक्शन की ही प्लानिंग हो रही है या फिर उससे पहले भी हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ काया पलट जाए या कुछ प्रेशर ग्रुप बना लिया जाए? अच्छा देखिए, प्रेशर ग्रुप तो बन सकता है लेकिन काया नहीं पलट सकती, क्योंकि काया पलटने के लिए आपको तो अल्टीमेटली जाना ही इलेक्शन के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ 2023 की तैयारी करनी चाहिए और हमें 2023 को अपने दिमाग में फोकस रखना चाहिए। लेकिन देखिए, जो आप बात कर रहे हैं इलेक्टेबल की, बात ये है कि जब हमारा कल्चर कुछ इस किस्म का हो गया है कि एक बरादरी हो या एक तगड़ा आदमी हो और उसके मुकाबले एक बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स, लेकिन उसके पास वो वसाइल और वो बरादरी सिस्टम नहीं मौजूद, लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो ये आपने उठा के देख लें, यकीनन जिसके पीछे या तो पार्टी का हाथ होगा या फिर उसका बरादरी होगी, ख़ानदान होगा, उसके अपने असर रसूख होगा, उसके पास वसाइल होंगे और वो इलाके का बड़ा होगा, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि उनमें से कोई अच्छे लोग जिनका असर रसूख भी है, जिनके पास सब कुछ मौजूद है और वो अपनी एक हैसियत भी रखते हैं, अगर वो शामिल हो जाए, उसके साथ पढ़े लिखे नौजवान भी हमारे साथ शामिल हों, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ज़रा ये बता दीजिएगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे गवर्नर राज के हवाले से हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरी तो राय यही है कि लगना चाहिए, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर, वो कहते हैं कि नहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आप उनके किन दोस्तों में शामिल हैं जो ये कहते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, या आप भी कहते हैं कि नहीं गवर्नर राज एक ऑप्शन तो है, किसी वक्त इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, मैं बिल्कुल इसके हद में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। उसके बाद आवाम को फैसला करना चाहिए कि किसने डिलीवर किया है, किसने नहीं डिलीवर किया। लेकिन बदकिस्मत से देखिए, बात यह कि मैं कल भी एक प्रोग्राम में था, मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ हम एक दूसरे की मुखालफत पर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। हम मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते। हमें मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा इरादा है, और वो रिटर्न के अंदर वो एक एक वोटर के पास मौजूद हो। और जब वो इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाएं तो वो वोटर देखे कि इसमें से कितना काम इन्होंने किया है, कितना काम नहीं किया। अगर वो समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो उसके अंदर दिए गए नुकात थे उसमें से काम कर लिए, कुछ बाकी है, तो इन्हें एक और मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ की सियासत डिफरेंट है, हमारे यहाँ सियासत का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। इसको चेंज होने की ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने की सख्त ज़रूरत है ताकि मुल्क जमहूरी अंदाज में मजबूत हो। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटली 2023 के इलेक्शन के लिए सारी काविशें हो रही हैं, लेकिन सिंध की सूरत हाल की भी आप लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस 2 साल के अंदर भरपूर अपोजिशन कैसे की जाएगी कि कुछ तो बेहतरी आए हालात के अंदर? वो भी तो कोशिश करना साथ साथ ज़रूरी है, उसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, उसके लिए देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो कराची की हद तक मैं आपको बता रहा हूं कि कराची के अंदर जब तरक्याती काम शुरू किए हमने पिछले 2 साल से, हालांकि बहुत ही महदूद फंड है हमारे पास, वो भी हमने ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही,
क्योंकि आपको भी पता है फिर वो अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक ही बात की जाए कि जी 18वीं तरमीम और ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।